नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। भारत में जिस तरह से एक छवि बनाने की कोशिश हो रही है इस वक्त, दो अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। एक तरफ विदेश में भारत की धूम मची हुई है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा हुआ है। G20 की सफलता को लेकर लगातार एक के बाद एक विदेश पर से बयान आ रहे हैं। सभी नेताओं की तरफ से दुनिया में इस बात की सराहना की जा रही है कि किस तरह से भारत ने पूरी तरह से वो कर दिखाया जो अब तक कोई और देश नहीं कर पाया था। पहले भारत में आकर तारीफ की और उसके बाद अपने अपने देश में जाकर भी नेताओं ने तारीफ की है। जाहिर तौर पर हर भारतीय खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसका एजेंडा पूरी तरह से क्लियर है, भारत की बदनामी करना। G20 जब चल रहा था, सारे विदेशी मेहमान भारत में आए हुए थे और हमारी परंपरा, पद्धति, संस्कृति सभी ये कहती है कि अगर कोई मेहमान हमारे घर पर आता है तो हम आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और ऐसा ही भारत ने पूरी तरह से करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त भी सोशल मीडिया से लेकर विदेश में जब राहुल गांधी पहुंचते हैं, वहां पर भी भारत का विरोध करने की पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और आज भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आज तो हद ही हो गई। लालू प्रसाद यादव वो ये कह रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करके जब यहां पर बुलाया गया तो उससे भारत को फायदा क्या होने वाला है, क्यों इतना पैसा खर्च किया गया, ये सवाल आज उन्होंने खड़ा किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजस्थान में उन्होंने कहा G20 को लेकर पानी की वो तस्वीरें ट्वीट करने की कांग्रेस की कोशिश हो गई कि भारत की छवि किस तरह से खराब हो। तो ये सब जो राजनीति हुई, ये सब जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश हुई, आज जरा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ G20 के डिनर में नीतीश कुमार शामिल होते हैं, कांग्रेस के खुद के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और तमाम नेता शामिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब INDIA को लेकर भी जो असमंजस है, उस पर संदेह के बादल तो मंडरा ही रहे हैं। चलिए पहले जरा वो बयान सुनते हैं जो विदेशी मीडिया से लेकर तमाम विदेशी नेताओं ने भारत की तारीफ करते हुए कहे थे। India today. So it's not like there's a crisis if I don't personally speak to him. It'd be better if I did. But I think, look, this is not a criticism. It's an observation. He has his hands full right now. He has overwhelming unemployment with his youth. Under the leadership of India as this year's chair, we were able to agree on the G20 Leaders Declaration, which is a truly meaningful achievement. I'd like to congratulate Prime Minister Narendra Modi for the efficient leading of the Indian presidency of the G20 and for the excellent work done in preparing this summit. So I actually compliment India and its leadership, but I also compliment the G20 leaders for being able to make sure that a terrific declaration came out. ये तस्वीरें, भारत का आयोजन तो सभी ने देखा, हर भारतवासी ने देखा, लेकिन शायद विपक्ष को ये सब नजर नहीं आया। क्योंकि जैसे ही G20 खत्म हुआ, उसके बाद जो बयान सामने आए हैं विपक्षी नेताओं की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, थोड़ा सा जरा उन पर नजर डाल देते हैं। कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया।
One of the things that was remarkable, I would say, about the government's conduct of the presidency was that they did something that no previous G20 presidency has done. They actually made it a huge nationwide event, 200 meetings in 58 cities, a huge amount of action, and the conversion of the G20 into a sort of people's G20, both a credit to India for taking the message of the G20 to the entire people. तो क्या होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा रॉन्ग करने से? इंडिया भारत तो हम लोग भैया हैं। 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। तो विश्व गुरु भारत बन रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक अलग ही लेवल पर राहुल गांधी विदेश की धरती पर फिर वही लगातार चीन की तारीफ, लोकतंत्र की बुराई, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये बयान फिर एक बार रिपीटेटिव तरीके से राहुल गांधी जी के सामने आए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, जरा मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी जी, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है डॉक्टर नरेश कुमार जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं, हमारे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ गए हैं जो कि नेता है शिवसेना उद्धव गुट के, हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी भी जुड़ गए हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान अनंत विद्या जी भी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मैं डॉक्टर नरेश आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो शुरुआत की, उनके बयान की, उन्होंने कहा कि इनका G20 हो रहा था। ये G20 किसका था? ये भारत का था, और कांग्रेस पार्टी भी तो भारत की ही एक पार्टी है ना, तो ये इनका G20, थोड़ा सा मैं पहले उसी पर प्रकाश डलवाना चाहूंगी आपका, इनका G20। रीमा पाराशर जी, डीडी न्यूज़ के माध्यम से सबको प्रणाम करते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ। आपने जो क्लिप्स हमें सुनाई कि बता रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ, 150 देशों का कांग्रेस के समय जब सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर आयोजन किया था और ये सफल कार्यक्रम हुआ। मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है देश में, इससे पहले भी हुआ। ये तो 20 देशों का था G20, 150 देशों का हुआ था नॉन अलायंस का, और वो कांग्रेस के समय में ही हुआ था। और जहाँ तक रही बात कि मैं देख रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, एक अर्थ एक परिवार, और वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को डिनर में इनविटेशन ना दिया गया। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको बड़ा दिल रखना चाहिए था, संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए थी। जहां एक तरफ आप कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम और दूसरी तरफ उसी पार्लियामेंट के राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष को आपने इनविटेशन नहीं दिया। क्या वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे इसलिए नहीं दिया? क्या वो दलित समुदाय से थे इसलिए नहीं दिया? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़ा दिल रखना चाहिए, और देश का नाम पहले है, उसके बाद कोई दूसरी बात आती है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि पूरा देश इस आयोजन के साथ था, है और रहेगा। जहां भारत शब्द आ जाता है, पूरे देश के 140 करोड़ लोग आ जाते हैं। लेकिन रीमा जी, जिस तरीके से खड़गे जी को डिनर में नहीं बुलाया गया, वह दर्शाता है कि 140 करोड़ लोगों को ये मन में टीस लगी कि ऐसा क्यों किया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, 135-36 साल पुरानी पार्टी है, संसार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, लोकतंत्र की बुनियाद जिस पार्टी ने रखी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसमें इनविटेशन नहीं दिया गया। सिर्फ इसी बात के लिए नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष भी थे राज्यसभा में। ओके, इनका G20 पर जवाब नहीं आया मुझे। इनका G20 का क्या मतलब हुआ? मेरा आपसे ये कहना है कि
जो मैंने आपसे बात की, आपकी बातों का मैंने रीमा जी जवाब दिया है। जो आप कह रहे थे एक कांग्रेस पार्टी है कि सदैव एक कांग्रेस पार्टी है जो सदैव कमियां निकालती रहती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आजादी कायम कराई, देश को आजाद कराया, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इनका G20 का क्या मतलब हुआ? किनका G20? रीमा जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हाँ। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनको नहीं बुलाया आपने? ओके, मैं शिवम त्यागी से इस पर रिप्लाई लूं, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये सब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं या नहीं? इनको तो बुलाया गया था ना। या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हर जगह पर अब बाकी सबको हटाते हुए सिर्फ खड़गे जी को ही बुलाया जाए? देखिए, क्या एक रीमा जी, जो एक लोकतंत्र में रीमा जी मैं आपकी बात का जवाब पद्धति चलती है, रीमा जी, क्या उसको हटाना है? रीमा जी, ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, संसद का उद्घाटन हो रहा है, तब देश की राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया। मुझे बोलना पड़ा और आपने कहा कि दलित होने के नाते नहीं बुलाया। देश की राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया, आज नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया, तो ये कहां की बात है? कहां आप लोग सम्मान देना चाहते हैं या इनको अपमानित करना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जब आपके मर्जी होगी तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट फिर क्यों नहीं किया? अपने 3 मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं बोला कि वो बॉयकॉट कर दें? फिर ना जाए डिनर में, इस सम्मान के तहत कि खड़गे जी को आना चाहिए था। आगे से रीमा जी आपसे पूछ के हम पार्टी चलाया करेंगे। नहीं, आपसे पूछा करेंगे, आपसे पूछेंगे कि हमें पार्टी कैसे चलानी चाहिए। 135 साल पुरानी पार्टी है और आपसे जरूर पूछेंगे। खड़गे जी वाला मुद्दा और वो दिन कांग्रेस का नहीं आया है कि जब आपसे पूछ के हम पार्टी चलाएं। ये जो इनका G20, अगर खड़गे जी को बुलाया जाता तो शायद वो भारत का G20 होता, लेकिन खड़गे जी को नहीं बुलाया गया, इसलिए इनका G20 था। ऐसा लगा प्रियंका गांधी वाड्रा को। शिवम त्यागी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि 1913 में साउथ अफ्रीका में वहाँ के जो अश्वेत हैं उनके खिलाफ जो दिक्कतें होती थी, उनके खिलाफ जो चीज़ें होती थी, अश्वेत को किस तरीके से परेशानी होती थी, किस तरीके से उनको जो है विछंट किया जाता था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी महात्मा गांधी जी ने। 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उस लड़ाई की शुरुआत करी अफ्रीकन देशों को एक जो है फाइनेंशियल पैरिटी देने के लिए। जिस तरीके से चाइना उनके देशों को, जो छोटे देशों को महंगा कर्ज देकर किस तरीके से उनके ऊपर जो है एक अलग से बर्डन डालकर जो है उनको एक गर्त में लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। यह स्टेटमेंट है सिरिल रामाफोसा का, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, उनको ये नजर नहीं आएगा। अब आगे मैं आना चाहता हूं, जो उनका G20 और अभी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ, आई एग्री, सबसे पुरानी धुरानी और खत्म पार्टी है बिल्कुल, जिस तरीके से हालात इनके हो गए हैं और जिस तरीके से इस देश की हर एक चीज को वो प्रधानमंत्री जी जो जोड़ के और प्रधानमंत्री जी की बुराई करने के चलते इस देश की बुराई करते चले जाते हैं। ये देश के लिए अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर दूरदर्शन कोई कार्यक्रम होस्ट कर रहा हो और उसमें जो है बेमौसम बरसात हो जाए और उसमें शायद कुछ मिलीमीटर पानी भर जाए, तो उसको जो है उसको पूरे तरीके से पूरी दुनिया में पहुंचा दो। मैं तो कहता हूं ब्राजील में जो है वहां की भाषा में कन्वर्ट करके उसको उनको बताओ, उनके प्रेसिडेंट ऑफिस में भेज दो, जापान में जापानीज में भेज दो, चाइना में उनकी भाषा में भेज दो, पता चलना चाहिए ना। क्योंकि इस बात से तो कांग्रेस का तो सम्मान बढ़ेगा और हिंदुस्तान का अपमान होगा, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुस्तान में रहती ही नहीं। क्योंकि G20 तो इस देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के है ही नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये देश भी भारतीय जनता पार्टी का है। इस तरीके से करना चाहते हैं क्या? नहीं, उनका कहना था कि खड़गे जी को नहीं बुलाया। मैं उस पर भी खड़गे जी को नहीं बुलाया, ये एक तरीके से अपमान था। शायद यही वजह थी कि दिखाई दिया ऐसा। पहली ये तय कर लें, पहली बात तो ये खीज इस बात की है कि खड़गे जी को नहीं बुलाया इसलिए देश को अपमान कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, या फिर ये इवेंट बहुत अच्छा हो गया इसलिए देश को अपमानित कर रहे थे, या फिर इतने अचीवमेंट की जो उम्मीद थी वो इनको नहीं थी इसलिए वो अपमानित कर रहे थे। ये तय कर ले। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश के प्रेसिडेंट के हक में आता है कि वो किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। उन्होंने बुलाया, हालांकि जहां तक मेरी उसके मुताबिक है उससे पहले भी 2 बार बुलाया गया। पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में उनको बुलाया गया था, कुर्सी खाली रही, फिर उसके बाद 15 अगस्त में बुलाया। एक व्यक्ति जो अपने देश के झंडे से सर्वोपरि अपनी पार्टी का झंडा माने और ये कहते हुए 15 अगस्त का प्रोग्राम डिक्लाइन कर दे कि मैं इसलिए नहीं गया, वहां पर प्रोटोकॉल बहुत होता है और उसके बाद मुझे पार्टी में भी तो झंडा फहराना था और इस वजह से मैं वहां नहीं गया। ठीक है, आप इस देश के किसी भी इवेंट में देश के साथ होते कहां हैं? लेकिन कम से कम वो आंतरिक मामला हमारा था। यहां पर
देश थे, पूरी दुनिया का मीडिया था, सारी चीजें थी, और जब पूरी दुनिया इस बात की तारीफ कर रही है तो कम से कम इतना तो रुक ही जाते कि ठीक है। आंतरिक बात को आंतरिक ही मैं जरा बाकी मेहमानों के पास आऊं, किशोर जी, आनंद जी और फखरुल जी के पास आऊं, लेकिन मैं नरेश जी, ये जो सवाल यहां शिवम त्यागी ने खड़ा किया है, एक जवाब आप इस पर दे दीजिए। पार्लियामेंट का जब उद्घाटन होता है तब बॉयकॉट किया जाता है, 15 अगस्त पर नहीं जाया जाता, उन सब जगह तो बुलाया गया था ना, और फिर जब विदेश की बात है, दुनिया की बात आए, तब तो सबको एकजुट होकर बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर पर किस तरह के ट्वीट्स हुए हैं, किस तरह के ट्वीट्स हुए हैं? आपको लगता है वो सब सही था? रीमा जी, इसके लिए तो रुका जा सकता था ना G20 के खत्म होने का, इन सब मुद्दों पर आने के लिए। रीमा जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं, सीएम जी ने एक बात कही कि खत्म पार्टी है। ये खत्म पार्टी नहीं है, ये लोकतंत्र को खत्म करने वालों के खिलाफ पार्टी है, और पूरी ताकत के साथ 2024 के अंदर इंडिया का अलायंस आएगा, और जो लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं उनको जाना पड़ेगा। ये तो अपना गलतफहमी ना पाले दिमाग में, ये खत्म पार्टी है कि जब जब कांग्रेस को जिसने खत्म समझा है वो उतनी ताकत के साथ उठी है और उनको दो पर समेटा है। और दूसरी बात, हाँ। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपने कहा शिवम जी कि खरगे जी को हमने बुलाया था पहले, वो आंतरिक मामले रहे होंगे जो आप जिक्र कर रहे हैं। ये संसार के अंदर एक मैसेज देने की बात थी, आपने चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट किया हुआ था, वसुदेव कुटुंबकम, एक अर्थ एक फैमिली, और आपने तो अपने नेता प्रतिपक्ष को ही भूल गए। आपने नेता प्रतिपक्ष को ही इनविटेशन नहीं दिया। आपने सीएम जी बात की अश्वेतों के खिलाफ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जाके लड़े थे, और आज किस तरीके से एक दलित का अपमान हुआ, और उस वक्त हमने किस लिए बाइकाट किया था कि देश की राष्ट्रपति को इनविटेशन नहीं था। इसलिए हमने महसूस किया कि जब देश की राष्ट्रपति को इनविटेशन नहीं है तो उसमें हम क्या करके जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज देश के 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया। मैं आज 140 करोड़ लोग कौन है? रुकिए ना, नहीं 140 करोड़ लोग, भारत का डंका जो बज रहा है दुनिया में, उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई दिया क्या? तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन वो आज जिस विषय के ऊपर ये बहस हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं बुलाया जाना 140 करोड़ लोगों का अपमान है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने तो ये विषय नहीं लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया। अश्वेतों के खिलाफ गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, मेरा बहस का मुद्दा तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को भारत की बदनामी कांग्रेस पार्टी है और विदेश में करने में क्या मजा है? मेरा मुद्दा तो ये था, खड़गे जी मुद्दा नहीं है सर। कांग्रेस पार्टी है जिसको खत्म, एक मिनट डिनर को खत्म हुए 2 दिन हो चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे काम मत कीजिए, आप मेरा बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी में आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप, मेरा यह कहना है, मेरा छोटा भाई कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी खत्म पार्टी है। मैं ये कह रहा हूं दावे के साथ, ये कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं उनको हरा के 2024 में सरकार बनाएगी अपने अलायंस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ। डॉक्टर नरेश, आपने तीसरी बार ये बात कही है इस प्रोग्राम में, खड़गे जी का मुद्दा भी आप तीसरी बार बोल रहे हैं। मेरा पूरा प्रोग्राम 1 घंटे में इन्हीं 2 विषयों पर नहीं रखूंगी ना, एक तो मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। आप बात करिए ना, आप मुद्दे से भटक जाती हैं, पूछूंगी तो सबका जवाब दीजिए ना, पे आइए या बीजेपी को बचाइए, तय कर लीजिए आपको क्या करना है। मुझे किसी को बचाना और किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना, लेकिन अगर मैं सवाल पूछूंगी, चौथे स्तंभ के तौर पे काम मैं अगर सवाल पूछूंगी तो कृपया करके उस सवाल का भी जवाब दीजिए ना। आप जो सोच कर आए सिर्फ उसी पर ही पूरा बहस मत कीजिए। किशोर जी, ये जो, मैं पहले इसी मुद्दे को खत्म करती हूँ। किशोर जी, ये जो इनका G20 है, ये आपका G20 था या नहीं था, या सिर्फ बीजेपी का G20 था ये? किशोर जी, अरे ये तो G20 तो 20 देशों की एक संगठन है, और भारत ने होस्ट किया था एक कार्यक्रम और सब लोगों ने उसकी सराहना की, तो हम भी करेंगे। लेकिन विपक्ष ने कोई सवाल किए, उस सवालों का जवाब तो शिवम त्यागी तुम्हारे पार्टी ने देना चाहिए ना। कौन सा सवाल? राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति जी अगर विपक्ष के नेता, प्रमुख पार्टी के नेता को ना बुलाए तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। अब सब लोग चले गए। अब मुझे बताइए, सारे भारत के अंदर
G20 का इतना प्रचार हो रहा था 6 महीने से 7 महीने से कि हर शहर वालों को लग रहा था कि हमारे यहाँ G20 हो रहा है। लेकिन जहां G20 हुआ वहां की तैयारी में मंडपम में पानी के रिचने का व्यवस्था नहीं थी, यानी कहीं ये कॉमनवेल्थ खेल घोटाले तरीका कुछ हो तो नहीं गया। हाँ, मुझे एक बात करनी है कि जो सवाल खर्चे पे हो रहे हैं उसका भी सरकार ने जवाब देना। और दूसरा मैं बहुत महत्व की बात कर रहा हूं रीमा पाराशर जी की, भारतीयों को क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? क्या अमेरिका अपने नागरिकत्व के लिए भारतीयों के लिए या वहां के सेनेट एंड कंट्रीज के अंदर हमारे देश के पासपोर्ट का अपग्रेडेशन कब होगा? हमारे भारतीयों का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपमान होता है उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। कौन सा अपमान होता है? अमेरिका जो कृषि के क्षेत्र में एक मिनट रीमा जी, एक मिनट, भारतीयों का अपमान मैं समझना चाहती हूँ, भारतीयों का अपमान कौन सा होता है? अरे आप जाना चाहिए, जरा विदेश में जाओगे तो हमारा जो वीजा ऑन अराइवल तो बहुत कम देशों में है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में, यूके में इतना क्या, अमेरिका में, अरे ये वीजा के लिए इंटरव्यूज ही 1.5 साल 1 साल नहीं हो रहे हैं। अब इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं थी। और भारतीयों को धंधा करने के अंदर ऑस्ट्रेलिया ले लो आप, बहुत परेशानी है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, हमें लगा कि G20 की सफलता के बाद जितनी बातें हुई है उसका तो एनालिसिस होगा, लेकिन पहले एक मिनट रीमा जी मैं बोलता हूं, कृषि क्षेत्र में भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए अमेरिका का, WTO का, विश्व बैंक की पॉलिसीज बहुत ज्यादा कारणीभूत है। और इस पर खुली चर्चा का सत्र भी नहीं हुआ और इस पॉलिसियों पे आलोचना नहीं हुई। अमेरिका के प्रेसिडेंट की आंखें खोली नहीं गई, इसके लिए तो मुझे बोलना चाहिए। मैं रिएक्शन लेती हूँ फखरुल जी के पास। शिवम जी रुकिए, एक एक करके मैं आपके पास आती हूँ। नहीं, 1 मिनट आती हूँ। फखरुल जी, सैफई महोत्सव जब होता था तो उत्तर प्रदेश वासियों को उससे कुछ फायदा होता था या नहीं होता था? किस लिए होता था सैफई महोत्सव? क्योंकि ये मेरे पास एक सवाल आया उत्तर प्रदेश की एक जनता से, जब लालू जी ने बोला ना कि इतना पैसा जो खर्च हुआ उसका भारतीयों को क्या फायदा होने वाला है, तो किसी ने मुझे कहा कि अगर समाजवादी पार्टी जुड़ रही है तो जरा पूछेगा कि सैफई महोत्सव जब होता था इतना पैसा खर्च करके उससे क्या फायदा मिलता था? रीमा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, गोरखपुर महोत्सव होता है उससे जनता को क्या फायदा मिलता? हाँ। इसका जवाब जब मिल जाएगा तो हम इसका जवाब भी देंगे। लेकिन जब आपने इतने बड़े मुद्दे की बात पे बहस रखी तो मैं समझता हूँ कि हम सैफई और गोरखपुर के मुद्दे पे बहस नहीं करेंगे। हमारे साथी शिवम त्यागी जी ने कहा, कर्ज की बात से इन्होंने अपनी बात को शुरू की थी। वित्त वर्ष 2014-15 में जो आम आदमी पे कर्ज था, रीमा जी आप पे जो कर्ज था, हम पे जो कर्ज था वो 42,000 था प्रति व्यक्ति, 130 करोड़ आबादी ध्यान लेते हैं। और अगर वित्त वर्ष 2022-23 का कर्ज देख लिया जाए तो 155 लाख करोड़ रुपया है। और रीमा जी आप पे और हम पे 1 लाख रुपया कर्ज है, 140 की आबादी। और हम जब G20 की बैठक का आयोजन करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि एक रोटेशन पॉलिसी है, जो G20 के सदस्य हैं सबको वो सदस्य मिलती है। हमसे पहले इंडोनेशिया ने की थी, हमारे बाद अब ब्राजील करेगी। तो हम क्या खर्च करते हैं? 4,254 करोड़ 75 लाख रुपया वो देश खर्च करता है जो अभी कोविड से निकल रहा है, जिसमें आर्थिक मोर्चे पे हम लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पे लड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए था? कोई सोल्यूशन है इस बात का? क्या करना चाहिए था भारत को फिर ऐसे में? नहीं करना चाहिए था G20? नहीं, क्या नहीं करना चाहिए था G20? आ रहा हूँ क्यों नहीं करना चाहिए था? मैं पूछना चाहता हूँ, जर्मनी ने 642 करोड़ रुपए खर्च किया था, जापान ने 2660 करोड़ रुपए खर्च किया था। आखिर गरीब देश, जिस देश के पास आज बदहाली है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, गरीब वो उसके पास, उसको आप बताते हो कि हम 85 करोड़ को आप अनाज दे रहे हो, उस देश में हम 4,254 करोड़ रुपए 75 लाख खर्च करते हैं। मेहमानों के नहीं अभी खत्म नहीं रीमा जी, 10 सेकंड। और मेहमानों को हम चांदी की प्लेट में खाना खिलाते हैं। गरीबों की प्लेट से हम अनाज, दाल, चावल, आटा, टमाटर और तेल के दाम महंगे करते जाते हैं, पेट्रोल के दाम महंगे करते जाते हैं। और जो विदेशी मेहमान आते हैं उनके लिए हम चांदी की प्लेट में, गरीब देश
जो अभी अपने आर्थिक मोर्चे पर लड़ रहा है, जिसका कर्जा 10 सालों में 155 लाख करोड़ रुपया हो गया। हमारा बजट है, हम अच्छा रुकिए ना, रिप्लाई लेती हूँ। फखरुल जी, एक तो गरीब देश आपने बोला, भारत जब 5वीं अर्थव्यवस्था, दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, तो ये गरीब देश कह कर एक जस्टिफिकेशन देना मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे या तो कोई पॉलिसी कोई दी जाती ना कि क्या करना चाहिए था, क्या भारत को G20 ना करना चाहिए था, CWG नहीं करना चाहिए था, मैं जानना चाहती थी। अनंत विजय जी, अच्छा रुकिए 85 करोड़ सुन लिया लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो मैं गरीब ना कहूं? अनंत विजय जी, 40 करोड़ में 85 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, आप कह रहे हो, आपके आंकड़े। अनंत विजय जी, इस पूरी ओके रुकिए ना, रुकिए हसन जी, सुनिए, आपकी सरकार कह रही है। अच्छा ठीक है हसन जी, एक मिनट। अनंत विजय जी, मैं ये जो विपक्ष की तरफ से 3 अलग अलग रिएक्शन आए, एक हमारा आपका G20, इनका G20, दूसरी तरफ एक गरीब देश इतना पैसा खर्च कर रहा है जहां पर कि बदहाली, कोविड और तमाम चीजें, और दूसरी तरफ जो किशोर तिवारी जी कह रहे हैं, मतलब इस तरह के अगर रिएक्शंस आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि G20 और तमाम इस तरह के बड़े आयोजन उनके शासनकाल में भी हुए, तो फिर अब सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं इन सब चीजों पर? इस राजनीति को मैं समझना चाहती हूँ अनंत विजय जी। रीमा जी, मैं बहुत धैर्यपूर्वक पिछले 28 मिनट से सबको सुन रहा हूं, और मुझे बहुत अफसोस है कि G20 के जो एजेंडा पर नहीं था, G20 में जिन पर मुद्दों पर बात नहीं होनी थी, उनसे अब वीजा ऑन अराइवल का G20 क्या लेना देना? तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे मित्रगण अगर G20 के एजेंडा या उस पर जो कंसेंसस करके जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, उसको अगर पढ़ के थोड़ा आते तो चर्चा सार्थक होती। और मैं अभी सुन रहा था कि 1983 में नैम मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन विज्ञान भवन में हुआ था, वो बड़ा, ये सब लोग भूल गए कि 1983 में जब वो सम्मेलन हुआ था तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कितना काम किया था। पूरे देश भर के स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। उतना काम तो G20 में हुआ भी नहीं। पूरे देश भर के स्कूलों में न सिर्फ निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, बल्कि गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उसके बारे में बताया गया था। बहुत हमारी जो मेमोरी है ना, वो बहुत स्मृति लोग बहुत जल्दी हो जाता है। साल भर में, 6 महीने में, 8 महीने में हम इतिहास को भूल जाते हैं। और क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय विज्ञान भवन का निर्माण नहीं हुआ, या इमारतें नहीं बनाई गई थी, या जिस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने वो सम्मेलन एक करवाया था, तो क्या अशोका होटल बनकर तैयार नहीं हुआ था? क्या प्रगति मैदान का निर्माण इस देश ने नहीं देखा? तो देश काल परिस्थिति के हिसाब। अनंत विजय जी, एक बात मैं बोलूं, ये तो किशोर जी कि ये पहली बार ही हुआ। अनंत विजय जी, आप तो इतना गिना रहे हो, पर ये बोलते हैं कि विश्व में पहली बार भारत में ये हुआ, तो मोदी जी का आप क्रेडिट क्यों कम करा रहे हो? पहली बार हुआ। किशोर तिवारी जी, मैं बता देती हूँ, ये बात हमने नहीं कही, शशि थरूर ने कही है, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा है भारत ने जिस तरह से किया है इससे पहले नहीं हुआ था, ऐसा हम नहीं कह रहे। ये शशि थरूर ने कहा। रीमा जी, शशि थरूर की बात को हमने दोहराया है सिर्फ। शशि थरूर की बात को हम दोहरा रहे हैं। विदेश में अगर इस तरह की बात हो रही है तो कहना पड़ेगा। नरेश जी, आ रही हूँ आपके पास। अनंत जी, कंप्लीट कीजिए। मान के चल रहा, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि किशोर तिवारी जी पुराने स्वयंसेवक हैं, इस लिहाज से किशोर जी बीच में तंग नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयंसेवक एक मर्यादा का ध्यान रखते हैं। अब वो दूसरी पार्टी में चले गए तो कृपया उसका आवरण न ले अपने पर, क्योंकि आप कहीं भी होंगे, अगर आप एक बार स्वयंसेवक हैं तो जीवन भर स्वयंसेवक रहेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। रीमा जी, आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। मैं क्या एजेंडा है इसमें भाई? और उसका होने का मुझे क्या एजेंडा था इसमें आरएसएस का? उन्होंने एक बात कही, तथ्य दिए उन्होंने आनंद जी ने, और वो तो हमेशा किशोर जी स्वीकारते ही हैं, उसमें नई बात क्या है? वो अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। मुद्दे की बात कीजिए ना रीमा जी, मुद्दे की बात करते हैं। आनंद जी, चलिए, वो दोनों के बीच की बात है ना, आप छोड़िए ना। किशोर जी रिएक्ट कर देंगे इस बात को। 1983 में जिस कांग्रेस पार्टी को कहा गया था, और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है, मैं अभी बहुत सुन रहा था कि 135 साल पुरानी पार्टी, 136 साल पुरानी पार्टी है। बिल्कुल है,
लेकिन ये कहना कि उसी पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, उस समय सारे लोग उसी पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय भी बहुत सारे गरम दल नरम दल थे, लेकिन देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य था, तो सबको श्रेय देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ और जिस प्रकार से कंसेंसस इमर्ज किया 200 आवर्स की, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ट्विटर और व्हाट्सएप पे चलने वाली चीजों पर लोग चर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा हो गया, इतना ये हो गया, उतना हो गया। अरे 44 पेज का दस्तावेज है, सिर्फ उसको पढ़ने की आवश्यकता है। इस पर पर्यावरण पर कितना बड़ा फैसला हुआ ये पता नहीं है। पर्यावरण पर जो कॉर्पस बन रहा है वो कितना बड़ा है, मतलब वित्त पर कितना बड़ा है। लेकिन अगर राजनीति की बात करेंगे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय जिस प्रकार से फिडेल कास्ट्रो और यासर अराफात को लेकर उस समय चर्चा हुई थी, या उनके आगमन को जिस तरह से वो किया गया था, वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई 84 में, नहीं तो 83 के उस सम्मेलन को लेकर बहुत बड़ा एक विधान रचा गया था, और उसके आधार पर मतलब चुनावी चर्चा भी उसको लेकर शुरू हो गई थी, और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी। तो इन सब चीजों को मत जानिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किशोर तिवारी जी ने कहा पानी भर गया। अरे तिवारी जी जरा पीआईबी की फैक्ट चेक ही देख लेते सर, कहीं का विजुअल कहीं चल गया आपने ट्विटर पर और कहीं देख लिया और आप बोलने लगे। क्षमा करिएगा, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जैसा वरिष्ठ लोग बोलता है तो उसको पूरा देश सच मानता है। तो मैं भी ये सवाल, अब ये सवाल अनंत जी आपने कहा है, अगर ये बात मैं कह देती तो अभी नरेश जी राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाते। अगर मैं कहती कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियोस को ट्विटर पर डाल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को जिस तरह से इन 3 दिनों में दिखाने की कोशिश हुई, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि इसका क्या मतलब था। कोई कह रहा है कुत्ता पकड़ लिया, कोई कह रहा है झोपड़ी ढक दिया, पता नहीं कितने ट्रिविलाइज कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उनका विरोध इन छोटे छोटे मुद्दों पर हो रहा है। अगर किसी बड़े व्यापक मुद्दे पर उनकी चर्चा होती, और रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाने की, तो ये कोई व्यवस्थागत दिक्कत भी हो सकती है, इस पर बात की जा सकती है। क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया तो कांग्रेस पार्टी और दलित से परहेज तो नहीं है। ओके डॉक्टर नरेश, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन किशोर तिवारी जी, नहीं रुकिए, किशोर तिवारी जी उन्होंने आप पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन किशोर तिवारी जी ने जो रिएक्शन दिया, जो अटैक किया, और फखरुल जी ने जो अटैक किया, उस पर एक शिवम त्यागी रिएक्शन देंगे। मैं अनंत विजय जी को कहना चाहता हूं कि वो यहाँ पर आरएसएस के स्वयं सेवक के तौर पे यहाँ बैठे हैं, क्या यहाँ पर आप विश्लेषक के तौर पे बैठे हैं, पत्रकार के तौर पे बैठे हैं? आप अपनी दोस्ती, यारी दोस्ती या किस ताल्लुक से रखते हैं वो आप घर पे कीजिए। अगर आप निष्पक्षता के साथ यहाँ बैठे हैं तो कम से कम इतनी तो रखिए, आप इतनी तो रखिए, आप कम से कम इतना तो रखिए, आप कम से कम इतना तो रखिए, आप कम से कम या तो ये पत्रकार शब्द हटा लीजिए कि मैंने जो बात बोली है उसमें कोई कम से कम आप चौथे स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चौथे स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यारी दोस्ती की बातें ना कीजिए, आप इसके ऊपर बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, आप बताइए क्या हमने गलत बोला है। हमारे तर्क को काटिए, आप हमारे तर्क के ऊपर जवाब दीजिए। उसमें कोई विरोधाभास है? मैंने जो चीजें बोली है उसमें कोई तथ्यहीन गलतियां हैं तो उस पर बात करिए। मैं बात कर रहा हूं ना, आपको बताइए, माफीनामा दे रहे थे आप, तो जब कांग्रेस देश को आजाद करा रही थी तो आप तो माफीनामा दे रहे थे। तो क्या मैंने कहा कि माफीनामा नहीं दे रहे थे? मैंने आपने कहा कि अम्ब्रेला के नीचे खड़े होके आप देश को आजाद करा रहे थे। बताइए 4 लोगों के नाम, 4 लोगों के नाम बताइए। मुझे दुख हुआ कि आपकी पत्रकारिता पे मुझे दुख हुआ। चौथे स्तंभ के तौर पे काम कीजिए, चौथे स्तंभ के तौर पे काम कीजिए, बायस मत दीजिए। पहली बात तो वो बहस करेंगे नहीं करेंगे ये बात आप में नहीं डिसाइड करेंगे ना सर। और दूसरी बात ये, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है ये जान करके, उन्होंने प्रगति मैदान किस तरह बना, अशोका होटल कब बना, कैसे बना, उस दौरान तमाम चीजें हुई, पहली बार हुआ, उन्होंने सवाल खड़ा किया, पहली बार हुआ, उसको आपने जवाब नहीं दिया। पहली बार बता रहे थे आपको निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने होते हैं पत्रकार की राजनीतिक ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री कौन चलाता है सब जानते हैं। उन्होंने जो तथ्य दिए उस पर आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, अभी तक नहीं आया। व्हाट्सएप इंडस्ट्री को कौन लेकर आया ये भी सब जानते हैं। शिवम त्यागी जवाब देंगे अब।
देखिए, वंस अ प्राउड संघी ऑलवेज अ प्राउड संघी। मतलब एक पत्रकार अगर शिशु मंदिर से पढ़ के आए हैं तो उनमें इनको दिक्कत है, लेकिन अगर एक पार्टी के नेता जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं भी संघी हूं, तो उसमें इनको कोई परेशानी नहीं है। मैं एक एक बात का सिलसिलेवार तरीके से जवाब देते हुए चलूंगा। एक चीज बताइए किशोर तिवारी जी, भाई हम तो देखिए हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है वर्ल्ड टूर कर ले, लेकिन मेरे बराबर में ना एक शिवसेना का कार्यकर्ता रहता था, वो बताता था मुझे कि 2014 से पहले जब वो वर्ल्ड टूर के लिए निकला वो एयरपोर्ट पर जाता था और यूएस का वीजा खुद उसको ऑन अराइवल मिल जाता था, जरूरत ही नहीं पड़ी उसको आज तक कभी वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। मतलब कुछ तो तर्क होना ही चाहिए किसी बात में। अब किशोर जी भी मुझे लगता है हर महीने ही लंदन जाते थे 2014 से पहले, इनको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता था। खैर G20 में क्या हुआ मैं उस पर भी आऊंगा। दूसरी एक और बात, इन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली कहा कि वो क्या है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉमनवेल्थ की तरह घोटाला तो नहीं हो गया। उन्हीं घोटालेबाजों को बराबर में लेकर बैठे हो, बनाकर बैठे हो अपना स्पेशल 26 और यहां आकर कहते हो कि घोटाला तो नहीं हो गया। अब मैं तीसरी बात पर आता हूं, क्लाइमेट चेंज नहीं समझेंगे जी, मैं तो विजय जी से कहना चाहता हूं आप इनको क्लाइमेट चेंज मत समझाइए, लेकिन इनको इतना जरूर समझना पड़ेगा कि जिस अफ्रीकन यूनियन की हम बात कर रहे हैं उसमें 55 देश आते हैं। हम उस अफ्रीकन यूनियन की बात कर रहे हैं जहां पर चाइना ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है, उसको यहां पर लाना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वहां पर 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, क्योंकि वहां पर आने वाले समय में विश्व का बाजार है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीलैटरल फंड्स पर और कंपनीज पर आ जाता हूं, एजेंसीज पर। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जिस तरीके से विकासशील देशों के लिए डिस्पैरिटी रहती है, यानी कि उनका से वहां पर बहुत कम रहता है, उसको लेकर इस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार आवाज उठाई है और वहां पर एक सवाल जवाब कंसेंसस शुरू हुआ है। अब आगे आ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्लोबल बायोफ्यूल अग्रीमेंट, बात कर रहे हैं आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से किस तरीके से बचा जाएगा, आने वाली चीजें क्या होने वाली है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। और एक और चीज कमाल की बात यह है कि भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात नहीं हो रही। अभी क्या कहते हैं, वन बेल्ट वन प्रोजेक्ट जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है, उसको लेकर राहुल गांधी ने विदेश में तारीफ करी है कि उनके पास एक विजन है, उसकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। हमारे देश में भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की जो है बात हुई है, उस पर मोहर लगकर उसको आगे बढ़ाने की बात की है, लेकिन उसकी तारीफ नहीं करेंगे। अरे ये कितनी बड़ी बात है, चाइना की विदेश में जाकर तारीफ करेंगे कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा शानदार है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने इस देश में आकर कहा कि वो चाइना के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बनकर भारत के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे और इस बात का इनको गर्व नहीं है। ये कहते हैं क्या हुआ है इसमें, भारतीयों के लिए फायदा क्या है। और क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, उससे हेल्थ को जोड़कर आगे देखा जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और जहां तक कंसेंसस की बात है, पूरी दुनिया में इससे पहले भी जो हुआ था वहां पर भी ये सारी चीजें नहीं हुई थी, 2 देश तब भी नहीं माने थे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कंसेंसस बनाना आसान नहीं है। जब 2 देश दुनिया में लड़ रहे हो, बावजूद उसके आपकी सारे 83 के 83 पैराग्राफ पर कंसेंसस बन जाए। अब इसको समझने के लिए आपको वो पेपर पढ़ना तो पड़ेगा कम से कम। ठीक है डॉक्टर नरेश, मेरा सवाल है अब, क्योंकि शिवम त्यागी ने जवाब दिया किशोर तिवारी जी और साथ में हसन जी की बात पर, लेकिन मेरा आपसे सवाल है तो आप सवाल का जवाब प्लीज दीजिएगा। अभी तक आप एक भी सवाल पर नहीं आए। मैंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया रीमा जी, मेरे किसी सवाल का जवाब बताइए कौन से सवाल का जवाब चाहिए। वो जो आंकड़े आप दे रहे हैं ना जीडीपी के, वो फर्जी दे रहे हैं। आपको पता नहीं है कर्ज कैसे कैलकुलेट होता है। 2014 से पहले इस देश पर जीडीपी का 23% कर्ज था, अब 18% कर्ज है। जब 2014 में सरकार आई उस समय इस देश की जीडीपी 12वें नंबर की थी, 5वें नंबर की है। अब आपको पता ही नहीं है। अब बताइए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें मैं समाजवादी को जवाब दूं जिनको कुछ अता पता ही नहीं है उस चीज का। मजबूरी है मेरी आपको अवॉइड करना, क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं है भाई। पढ़े लिखे की बात आती है तो तुम भाजपाइयों में चले जाते हो। अरे भैया, लंदन रिटर्न राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी से आने वाले प्रवक्ता हमें पढ़ाई मत बताइए। हम ये आए दिन ये स्टैनफोर्ड और ये ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों को देख रहे हैं क्या क्या बोलते हैं वो। सो प्लीज इसमें कोई तर्क नहीं है। बस मुझे इतना बता दीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए नॉन कैलकुलेट कैसे होता है देश पर, नॉन कैलकुलेट कैसे होता है। मैं मान लूंगा आप सही बोल रहे हैं, कैसे होता है देश पर कर्ज कैलकुलेट कैसे होता है, देश पर कर्ज कैलकुलेट कैसे होता है बताइए जरा। ऑस्ट्रेलियन रिटर्न भैया बताइए देश पर एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए। आ जाती है चिट्ठी के बस इसको कर देना है। अरे रुकिए ना, मुद्दा चाहे G20 हो, शिवम त्यागी एक मिनट। हसन जी रनिंग कमेंट्री नहीं, शिवम जी कैलकुलेट होता है जरा मुझे बता दीजिए। ओके, अब यहाँ मैथ्स की और साइंस की पढ़ाई थोड़ी ना करवानी पड़ेगी। पढ़ा लिखा बता
चाह रहे ये गलत बात है ना, मैथ्स भी पढ़ाना पड़ेगा शो में, तो फिर कैसे चलेगा? आ रही है आपको, आप जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे? बताइए। हसन जी, स्पेसिफिक सवाल क्या है आपका? हसन जी, हसन जी, हसन जी, स्पेसिफिक सवाल क्या था हसन जी? हमारी पार्टी को जानने के लिए आपको और बहुत लंबा समय लगेगा। जो अपने परिवार से आगे 90 से आगे बढ़ नहीं पाए, वो कह रहे हैं हम आपकी पार्टी जानते हो। वहां का गरीब जो हवाई चप्पल पहन के वादा वो भी हवाई जहाज में चल रहा है, जो गरीब हवाई चप्पल पहनकर चलता है। आपकी तरह नहीं है कि एक ही परिवार वाले चलेंगे पर्सनल चॉपर में। बेचे हैं अडानी को जो एयरपोर्ट दिए हैं, G20 की बात कर रहे हैं हसन जी, G20 पर बात हो रही है, इसमें अडानी का क्या रोल था? G20 पर बात हो रही है ना अभी, G20 आज का विषय, G20 गौतम अडानी आज का विषय नहीं है। कितना खर्च किया? अरे सर रुकिए ना हसन जी, कहां से कहां घूम के पहुंच रहे हैं हम? डॉक्टर नरेश, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, हसन जी रुकिए रुकिए, रीमा शिवम जी मैं आपसे एक मिनट रुकिए, डॉक्टर नरेश मेरा सवाल पूछ रहा हूँ। अरे सर सब आपस में खाल में मत करिए। खड़गे जी को आपने क्यों नहीं बुलाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनंत जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया? क्या वो दलित थे इसलिए नहीं बुलाया? सवाल पूछ लिया। क्या वो नेता प्रतिपक्ष से इसलिए नहीं बुलाया? क्या आपका इन्विटेशन बोल रहा हूँ ना, क्या वो वासुदेव को आपने सवाल पूछ कहा उसके बाद क्या वो नहीं आते? क्या आपने सवाल पूछ लिया, अब मैं जवाब दे दूं। फकरुल भाई को बोलो भैया, दो 3 एक साथ नहीं। इस सवाल का जवाब अब खत्म हो जाना चाहिए ताकि इस शो को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको फिर से जवाब देना चाहता हूं। खड़गे जी का एपिसोड खत्म कीजिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। फकरुल जी, अरे भाई इतनी तो सीधी नहीं है आपकी, ये स्पेशल 26 ग्रुप में जितना समय ले लेते हो आप, बताइए। जिसको सफाई के लिए कहा था, क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या जानते हो आप? अरे वो खड़गे जी पर बात कर रहे हैं आपके एलआई, और आप कहा क्लाइमेट चेंज पर आ गए। वो खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया, उस पर अड़े हुए हैं ना, उस पर जवाब सुन लीजिए। नहीं, उस पर मैं पहले भी जवाब। अच्छा विदेशी मेहमानों को तो आपने चांदी के प्लेट में खाना खिलाया है, उस पर भी तो चर्चा कीजिए, इनसे पूछिए ना। ये कौन से संस्थान है भारत के चांदी के प्लेट में खाना खिलाएंगे? पूछिए इनसे। जिस देश में आर्थिक स्थिति से हम लड़ रहे हो, जहाँ का गरीब आत्महत्या कर रहा हो, जहाँ पे नौजवानों के पास रोजगार ना हो, वहाँ चांदी के प्लेट में खाना आवश्यकता नहीं है। अरे हसन जी, कौन सी प्लेट आनी, कौन सी प्लेट में खाना परोस कर पता लग जाता है कि देश गरीब है? एक मिनट रुकिए, शिवम त्यागी एक सेकंड। हसन जी नॉन स्टॉप नहीं, प्लीज नॉन स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप नहीं। हसन जी नॉन स्टॉप रनिंग कमेंट्री नहीं, आपको म्यूट करना पड़ेगा, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। आप रनिंग कमेंट्री किए जा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि चांदी की प्लेट जिसको आप विषय बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गरीब आत्महत्या कर रहा है, कौन सी प्लेट में खाना खिलाना चाहिए था वो बताइए। नहीं, कौन सी प्लेट में आप खाना खाती है रीमा जी? मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, विदेशी मेहमानों को कौन सी प्लेट में खाना खिलाना चाहिए था? ये प्लेट्स पर भी अब राजनीति हो रही है, तो इस पर भी बता दीजिए थोड़ा। नहीं, हम लोग क्या चांदी की प्लेट में खाना खाती हैं? आप खाती हैं? अनंत विजय जी, मैं शिवम त्यागी आ रही हूँ। अनंत विजय जी, चांदी की प्लेट, चांदी की प्लेट और गरीब की आत्महत्या दोनों को जो जोड़कर हसन जी बोल रहे हैं, ये चांदी की प्लेट भी मुद्दा बन गया है कल से। अब पता नहीं चांदी की प्लेट में कहाँ खाना दिया गया, किसको खाना दिया गया। मैं तो जितनी तस्वीरें देख रहा हूँ, उन तस्वीरों में हो सकता है किसी भोज में चांदी के प्लेट में दिया गया होगा, मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन जितनी बैठकें हुई हैं उसमें सब जगह एनवायरमेंट फ्रेंडली कप, प्लेट और इस पानी के बॉटल्स का इस्तेमाल किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं रीमा जी कि प्लीज मैं सबसे निवेदन करता हूं, जो तीनों विरोधी दल के G20 को थाली, बैगन, पानी भर गया, इसमें रिड्यूस मत करिए। ये भारत के लिए हिस्टोरिक मोमेंट है, हिस्टोरिक ऐतिहासिक मोमेंट है। खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया गया, आपसे पूछना चाहता हूँ। अनंत जी, खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताया, आप बताएं क्यों नहीं बुलाया उनको, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप चौथा स्तंभ है, बताइए आप क्यों नहीं बुलाया? क्या वो दलित थे इसलिए नहीं बुलाया? क्या वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे इसलिए नहीं बुलाया? क्या वो नेता प्रतिपक्ष थे इसलिए नहीं बुलाया? क्या ये आपका इन्विटेशन था? खड़गे को अगर नहीं बुलाया गया तो इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को अवश्य देना चाहिए। मैं तो आपकी बात कह रहा हूं कि राज्यसभा के संसदीय दल के नेता हैं, वो नेता विपक्ष हैं, अगर उनको इस पार्टी में नहीं, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर रही थी इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि वरना ये शो इसी मुद्दे पर खत्म हो जाएगा। नहीं, वो मुद्दा खत्म करना है, उनको रिपीट करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो शो को डिरेल करके लेकर कहां जाना चाहते हैं। आप इस सीन से समझिए, 1996 में एक फिल्म आई थी
जिसमें एक सीन आया था स्पेशली उपासना सिंह और जॉनी लीवर का। जॉनी लीवर की पत्नी हुआ करती थी, जॉनी लीवर कुछ भी पूछते थे उससे कि क्या खाओगे, कि अब्बा जब्बा डब्बा। बाहर घूमने चले कि अब्बा जब्बा डब्बा। नहीं आप कहना चाहते हैं अब्बा जब्बा डब्बा। आप इनसे कुछ भी पूछिए, मुझे मौका दीजिए। अगर इनसे आप अडानी और इन सवालों के अलावा 4 कोई सवाल पर जवाब ले ले तो मैं अपना नाम शिवम त्यागी से कुछ और रख लूंगा। नहीं ले सकते आप इनसे। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने तो किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां पर नहीं देखा। आपने देखा हो तो मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे। शिवम जी नेता प्रतिपक्ष बीच में नेता प्रतिपक्ष तब नहीं थे जब इस देश में 15 अगस्त पर झंडा फहराया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष तब नहीं थे जब यहाँ पर पार्लियामेंट पर ये G20 नहीं था। नेता प्रतिपक्ष तब नहीं थे, ऐसा उस वक्त G20 नहीं था। उस वक्त G20 नहीं था। मैं लड़ना नहीं चाहता तो अच्छा G20 में आएंगे, 15 अगस्त में नहीं आएंगे। G20 नहीं था। नहीं तो 15 अगस्त संसद का उद्घाटन हुआ, संसद का उद्घाटन हुआ। एक करके बात करेंगे। आपने लगातार इस मुद्दे को बनाया इस शो में, तो अब जवाब सुन लीजिए। मैं सिर्फ शिवम त्यागी इसका जवाब दे रहे हैं ना। मेरे नजरिए से मैं मानता हूं कि इस देश, जहां तक बात है किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर मुझे तो नजर नहीं आए, कम से कम जहां तक दूसरी इनकी कहने की बात है कि भाई ये G20 था। भैया हमारे लिए 15 अगस्त बेहद महत्वपूर्ण है, ये तो सिर्फ G20 था। 15 अगस्त में जब आपको बोलते रहे, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, अपने झंडे को भारतीय झंडे से ऊपर प्राथमिकता देकर खड़गे जी वहां पर पहुंचे नहीं, तो आप कहते हैं कि अब क्यों नहीं बुलाया। बात बहुत साफ है, G20 में इस देश ने क्या अचीव किया, उसका अचीवमेंट क्या है, उसका महत्व क्या है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। और अनंत विजय ने कहा कि भाई आप ये पानी भर गया और इस तरह और चांदी की प्लेटों पर बात मत करिए। सर जितनी जिसकी तार्किक क्षमता और बुद्धि होगी जिसके नेता की, उतना ही वो चलेगा। ओके किशोर तिवारी, किशोर जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं बीच में नहीं बोला। चांदी की प्लेट का रेफरेंस कौन छुपा हुआ गया है वहां पर बिना ये फखरुल जी जगह पर कहीं छुप कर गए थे देखने प्लेट। विजय जी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये चांदी की प्लेटें कैसे पता चली आपको? नहीं फखरुल जी आपने कहा इन्फिल्ट्रेशन किया, बताइए जरा मुझे। ये भारत मंडपम में आपका तो कोई कार्ड मैंने देखा नहीं। नहीं कहा, कैसे पता चला बताइए, सोर्स क्या है आपका? चांदी की प्लेटें कैसे देखी आपने? कितना खर्च हुआ कहाँ हुआ? आप किचन में तो नजर नहीं आए मुझे, प्लेट्स के आसपास कहीं भी आप नहीं दिखाई देना, सर्व करने में थे आप। भाई बजट कितना खर्च हुआ? हसन जी कहा चांदी की प्लेट से सीधा बजट पर पहुंच गए। वो सोर्स पूछ रहे हैं, ये चांदी की प्लेट का सोर्स क्या था? सोर्स क्या है मुझे ये बताइए बस। अरे सर सोर्स बताइए, हमें ये जानना है बजट कितना, चांदी की प्लेट का सोर्स क्या है? नहीं आप गलती इनकी नहीं है, इनको आदत लगी हुई है वो सैफई महोत्सव में चांदी और सोने की प्लेट में खाने की, इसलिए उनको वही प्लेटें दिखाई देती हैं। ओके किशोर जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। हसन जी रुकिए, आप ही के सहयोगी हैं सर, रुकिए ना। किशोर तिवारी जी ये जो डिस्कशन है, खैर मैं खड़गे जी पर अब तो जवाब मिल गया, मुझे लगता है अब जो बाकी का शो बचा है हम जरा मुद्दे पर आ जाएं। तो किशोर तिवारी जी, राहुल गांधी विदेश में हैं और विदेश में जाकर एक बार फिर उन्होंने जिस चीन को लेकर चीन ने रिएक्शन दिया G20 के बाद कि हमें अलग थलग किया जा रहा है, हमें पूछा नहीं जा रहा, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाके फिर कहा कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जो है चीन का, उसकी बहुत तारीफ करने की जरूरत है और मैं कर रहा हूं यहाँ पे तारीफ। और भारत जो है वो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है इसके खिलाफ में। ये आपके सहयोगी है सर किशोर तिवारी जी, आप इनके साथ में हैं क्या इस मुद्दे पर? और ये वही है कॉमनवेल्थ वाले। एक मिनट, हाँ किशोर तिवारी। देखो शिवम ने कहा कि कंसेंसस बनकर आखिरी रिजोल्यूशन पास हुआ, तो चलो वो तो अच्छा हुआ, होस्ट भारत था, भारत की प्रशंसा हो रही है, इसमें हमें भी गौरव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवम जी गौरव लग नहीं रहा सर, ऊपर से रनिंग कमेंट्री नहीं, शिवम त्यागी रनिंग कमेंट्री मैं नहीं बोलूंगा, गौरव लग नहीं रहा सर। एक मिनट किशोर जी कंप्लीट कीजिए। अच्छा रुकिए किशोर जी कंप्लीट कीजिए, किशोर जी कंप्लीट कीजिए। एक मिनट, ये ऐसे बच्चों को लाने से बड़ा प्रॉब्लम होता है। बीजेपी के पास बच्चे ही बच्चे भरे हुए हैं, कहीं सीरियस डिस्कशन होता नहीं। बच्चे में क्या होता है, बच्चे और युवा, बच्चे और युवा कैसे तय हो रहा है आजकल राजनीति में, मैं जानना चाहता हूं। फर्क है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे बच्चे लाइए। किशोर जी आप कौन सी कैटेगरी में हैं? नहीं किशोर जी, युवा बच्चे या बुजुर्ग, आप कौन सी बच्चे और युवा लाइए, लेकिन जिनके पिताजी मुख्यमंत्री हो उनके बच्चे नहीं, जबरदस्ती नहीं थोपिए। जो अच्छा बच्चा हो उसको भी लाइए शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली में, जो ताकि वो आगे रिप्रेजेंट कर सके। मतलब पिताजी मुख्यमंत्री बन गए तो बच्चे को मंत्री बना देंगे आप? शिवम त्यागी के पिताजी तो नहीं है नेता। अरे भाई अरे क्या के बच्चे मंत्री हैं शिवम त्यागी जी आपकी सरकार में, तुमने क्या होता है ये हर चीज में?
मैं आप कर रहा हूं, आप तुम करे जा रहे हैं। बताइए कि अच्छा लगता है किशोर जी? अरे मुझे बोलने दो, मेरी बात मैं रख लेता हूं कि नहीं, बात सही तो रखनी पड़ेगी ना, गलत कैसे रखेंगे आप? अरे एक मिनट, G20 के जो देश है उन्होंने ही दुनिया में थाली में जहर परोसा है केमिकल फार्मिंग के वजह से। उनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोनोपोली से किसानों की आत्महत्या हो रही है। अनंत विजय जी, क्या बात चल रही है? अनंत विजय जी, किशोर तिवारी जी, तो हमें इसका बाइकआउट करना चाहिए। आप बकौल किशोर तिवारी, किशोर तिवारी जी, मैं नहीं समझ पा रही मुद्दा, क्या बताइए? मैं एक्चुअली नहीं समझ पा रही। एक मिनट देखो, रीमा पर ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है क्या किशोर तिवारी जी? ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? देखिए, मुझे मेरी बात मैं कर लेता हूं। बीजों का स्वातंत्र इन्होंने छीन लिया। केमिकल फार्मिंग लाने से सभी लोग दुनिया भरे में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ G20 में इन देशों को उनसे राहत देने की बात थी, जो नहीं की गई। मैं कह रहा हूं कि भारत को क्या मिला, तो इसका जवाब शिवम तुमको तो एक जन्म लगेगा देने को। पर अनंत विजय जी, दुनिया की बर्बादी के लिए जो लोग यहां पर आए थे, उनसे ये पूछा तो जाना था कि दुनिया बर्बाद करके अब किसको बचाने जा रहे हैं? सर, ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। हाँ, बहुत बड़ी ऑफिशियल लाइन है। मुझे ये ऑफिशियल लाइन कि G20 में सारी दुनिया के ऐसे लोग आए थे। ये आपकी पार्टी की, ओके। आनंद विजय जी से उनका सवाल है। पहली बार ऐसा हुआ कि ये उद्धव ठाकरे जी का कोई बयान नहीं देखा, संजय राउत जी का कोई बयान नहीं देखा, ये ऑफिशियल लाइन कैसे हुई मैं समझ नहीं पा रही। आनंद विजय जी, ये ऑफिशियल प्रवक्ता, इनको ऑफिशियल राय मानी जानी चाहिए भाई। ये किशोर जी ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल लाइन। और लेकिन जिस प्रकार से किशोर जी आप ये मैं जो बोल रहा हूं, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप के खिलाफ। सर, वक्त नहीं है ना, रुकिए किशोर जी, आपने सवाल पूछा, अब जवाब सुनिए, वक्त नहीं है मेरे पास। किशोर जी, आपने G20 का मुद्दा उठाया, वैश्विक स्तर का मुद्दा उठाया, लेकिन पहले आप जिनके साथ गठबंधन में हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और आपके महाराष्ट्र के नेता है आपके गठबंधन में, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर लगातार आंदोलनरत है, उन पर भी कुछ बोलिए सर। ओके, मेरे पास वक्त नहीं है, रुकिए किशोर जी, रुकिए। डॉक्टर नरेश, अब क्योंकि वक्त नहीं है, खड़गे जी के मुद्दे पर शिवम त्यागी ने 3 बार जवाब दिया। अब मैं जिस मुद्दे पर सवाल पूछूं, कृपया करके उस पर आ जाइए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, इसमें कोई डिनायल नहीं कर सकता है, इसको कोई डिनाय कर ही नहीं सकता। आप खुद भी इतनी बात कह ही चुके हैं, इतने बड़े बड़े सम्मेलन आप लोगों ने करवाया, तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये बात सही लग रही है कि 3 दिन में जब हमारे पास बाहर से मेहमान आए थे, तो कम से कम 3 दिन का इंतजार कर लेते? सोशल मीडिया पर जिस तरह के ट्वीट्स किए गए, जिस तरह भारत का अपमान करने की कोशिश हुई, गरीबी, कुत्ते, पता नहीं क्या क्या, हर चीज पर ट्वीट हुए हैं, पानी से लेकर के मंडप से लेकर सब कुछ, तो क्या ठहराव नहीं होना चाहिए था 3 दिन का? देखिए, 1 मिनट सुन लीजिए आप, और बीच में ना बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी ने, जिसने अपने खून से इस देश को सींचा है, वो पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत का मस्तक नीचे हो। कांग्रेस सदैव ये चाहती है कि चाहे हमें अपने नेताओं की कुर्बानी देनी पड़े, पर हमारा देश, भारत का झंडा ऊंचा रहना चाहिए। जो लोग व्हाट्सएप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उनसे जाके पूछिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र कायम रखने के लिए अपनी शहादतें दी, देश को आजाद कराने के लिए शहादतें दी। और जिस व्हाट्सएप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, ये वो लोग हैं जो माफीनामे में एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए प्लीज कांग्रेस पार्टी के ऊपर तोहमत लगा के कांग्रेस पार्टी का नाम बदनाम मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी वो है कि जिन्होंने हमेशा शहादतें दी हैं और देश को आजाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाई है। और आज 28 पार्टियों का गठबंधन बन के, इंडिया अलायंस बना के, और 2024 के अंदर इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, ये मैं बताने चाह रहा हूं, ये मैं आपको विनती करने चाह रहा हूं। और ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री वाले लोग कौन है, आपके पास एजेंसी है, उनसे पता लगाइए कौन लोग हैं। अगर किसी ने गलत कहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो ये आप गलत बात मत कीजिए, ये गलत बात मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए बात को। शिवम त्यागी, फाइनल कमेंट। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक कहावत है इंग्लिश में कि रूल इट और रुइन इट।
तो या तो राहुल गांधी इस देश को रूल करेंगे या फिर इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इस देश के सम्मान को रुइन करेंगे, और वो वही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब कहा वो सच हुआ। राहुल गांधी जी ने कहा कोरोना आने वाला है, नहीं माने। राहुल गांधी जी ने कहा ऑक्सीजन कहां चले, ऑक्सीजन नहीं थी हॉस्पिटलों में। राहुल गांधी जी ऐसे आपको दिक्कत आ रही है, इंडिया बना रहे हैं तो भारत की तरफ जा रहे हैं। अरे राहुल गांधी से डर गए हो आप, ये मैं कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी, राहुल गांधी से डरना ही चाहिए। जिस आदमी ने 135 साल पुरानी पार्टी खत्म कर दी, उससे तो सबको डरना चाहिए। बताना चाहता हूँ, नेताओं को भी खत्म 4000 किलोमीटर चल के देश को जोड़ने की बात अगर किसी ने की है, शुक्रिया सभी खास मेहमान आज पांच की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर नरेश जो बात कह रहे थे, मैं समझ जरा इसी बात से करती हूँ। जिस भारत जोड़ो यात्रा की बात की जा रही थी, भारत जोड़ो यात्रा की जब एनिवर्सरी थी ना, तो राहुल गांधी उसको मनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको शुक्रिया करने के लिए भारत में मौजूद नहीं थे। नहीं थे भाई, नहीं थे। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रीमा पाराशर जी गलत बयानबाजी मत कीजिए, वो यहीं पे थे। कहो तो फोटो भेजूंगा आप। सर दिखाइए ना फोटो, मैं भेज देता हूँ। दिखाइए ना।